Hello students, this is भावना तिवारी and I welcome you to the digital platform of Apex classes। तो हम लोगों ने चैप्टर जो हमारा चल रहा है एटॉमिक थ्योरी, अभी तक उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, अगर उसका हमें क्विक रिवीजन ले तो हम लोगों ने शुरुआत की सबसे पहली थ्योरी डेल्टन्स थ्योरी से। ठीक है, डेल्टन ने सबसे पहले एटम को डिस्कवर किया, उसने अपनी अपनी थ्योरीज दी, उसकी थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हुई? क्योंकि उसने कहा एटम इंडिविजिबल है, एटम के अंदर और कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और कुछ नहीं है। ठीक है, जो कि सब गलत था, जबकि एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर भी और चीज़ और जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हैं। ठीक है, इसके बाद में थ्योरी नेक्स्ट जो दी थी, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो उसको डिस्कवर करने के बाद उन्होंने अपना एक एटम का स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने बोला कि क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो, और ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एटम ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है तो कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी, कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है अंदर जो उसको न्यूट्रल बना रही है, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर ही न्यूट्रल बनेंगे। तो वो न्यूट्रल बनाने वाले उन्होंने क्या अज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इक्वली, और जो आपका स्फेयर है, एटॉमिक स्फेयर है, वो खुद जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उनका फेल हो गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब आगे रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर ये चीज़ पूरी फेल हो गई थी। इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, ये सही है, पर उसका अरेंजमेंट कैसे है, कौन पॉजिटिव है, ये उन्होंने एकदम गलत बताया था। उसके बाद में रदरफोर्ड ने अपना किया गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, उससे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पर। इससे उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि एटम के अंदर, सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसका साइज, वॉल्यूम बहुत छोटा है, पर उसका मास जो है काफ़ी बड़ा है, और उस न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एम्प्टी है और न्यूक्लियस का साइज बड़ा छोटा है, और पूरा पूरा मास जो एटम का है वो कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस के ऊपर। ये सारी चीज़ सही थी, लेकिन उन्होंने फिर क्या बोला? उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। अब उन्होंने ये तो बता दिया रिवॉल्व कर रहे हैं, जो ठीक भी था, गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर कैसे रहे हैं। बिकॉज एज पर मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल ने तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो वो रेडिएशन रिलीज करेंगे, मतलब वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है, होती जा रही है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होती जा रही है तो आखिर वो इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में मूव कर कैसे रहा है? उसका रेडियस डिक्रीज होते होते वो तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल कैसे है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया नील बोर ने। नील बोर ने कहा कि एटम जो है फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर, जिनका रेडियस और एनर्जी फिक्स है, उन ऑर्बिट्स के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। तो उन ऑर्बिट्स के अंदर उनकी एनर्जी फिक्स है, तो जब इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स, एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, और लूज नहीं करते हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर मैक्सवेल की थ्योरी वाला भी पंगा था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में हम लोग को शुरू करना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे किया गया। लेकिन इस चीज पर आने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो सीखा था, उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस अभी मैं करूंगी, आपको करवाऊंगी। और उसके साथ साथ एक और कंसेप्ट जो है, जो कि है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद आप लोग कईयों को तो आते होंगे क्योंकि आपके 9th में था ये चीज़ें, बट मेरा वापस बताने का, समझाने का ये सब रीज़न इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में ये सारे कंसेप्ट्स अगर आपको नहीं आएंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो आप इस चैप्टर की थ्योरीज तो याद कर लोगे, ठीक है, आपने रट लिया, वो कर लिया। लेकिन जब इस चैप्टर के एंड में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसकी सिर्फ थ्योरी नहीं है, उसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे जो कि रिलेटेड होंगे वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रॉपर्टीज बतानी होगी आपको पूछ लेगा इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा मेटालिक है, इस तरह से प्रॉपर्टीज पूछेगा, और इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी वैलेंसी ज्यादा है, किसका, इस तरह से क्वेश्चन वो पूछेगा। और अगर ये सारे क्वेश्चन टोटली रिलेटेड है आपके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब इनसे रिलेटेड रहेंगे। तो इस चैप्टर की थ्योरी तो आप कर लोगे अगर आपको कंसेप्ट नहीं है, पर जो ये क्वेश्चन वाले, ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। सो
आई वॉन्ट यू ऑल कि अपना बेसिक जो है वो एकदम क्लियर रखें। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी हम लोग काफ़ी सारी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे इन चीज़ों की, ताकि आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वहाँ कोई दिक्कत ना आए। क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हमारे सारे डाउट्स, सारे जो कुछ भी ऐसे कंसेप्ट जो क्लियर नहीं है, ठीक है, वो सब के सब क्लियर रहें। ऑलराइट, सो पहले तो हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि एटम्स जो हैं, एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2n², है ना, 2n² के ऊपर है। यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सेकंड शेल की बात करूं, उसके अंदर कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। थर्ड शेल की बात करूं, उसमें 18 रह सकते हैं। और फोर्थ शेल की बात करूं, उसमें 32 रह सकते हैं। अब अगर आपको कल के रूल्स याद हैं, कल जो मैंने आपको रूल्स बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के, तो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करके बताओ। ये मैं हटा रही हूँ क्योंकि हम कल देख चुके हैं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ यहाँ, आप लोग कीजिए और मुझे फिर आंसर्स लिखिएगा। नाउ ऑलराइट, इन सारे एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करना है। सबसे पहले शुरुआत कीजिए 18 से हम बात करेंगे। 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि इस 18 वाला जो एलिमेंट है ये, ठीक है, इसके अंदर एटम्स के अंदर, इसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है, मतलब फर्स्ट शेल में कितने होंगे, सेकेंड में कितने होंगे और थर्ड में कितने होंगे, इस तरह से आपको बताने हैं। ठीक है, 18 के अंदर कितने होंगे? आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व। सो नाउ सी, 18 के अंदर कितने होंगे, क्या करना है आपको? 18 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, ये मैंने यहाँ एटॉमिक नंबर लिखे हैं, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उसके अंदर प्रोटॉन, जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही आपके एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे और उतने ही आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आप याद रखो। जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, ठीक है, तो वो भले ही आपको बताए ना, पर आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए, एटॉमिक नंबर इसका 18 है, मतलब इस एटम के अंदर प्रोटॉन भी 18 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 18 है। एटम देखो, आपको पता है एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है उसके ऊपर, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो अगर प्रोटॉन 18 है, प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन 18 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18 होंगे, तभी तो मिलकर वो न्यूट्रल बनेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है। अब हमको इसको डिवाइड करना है शेल्स के अंदर। सबसे पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, ये डाल दिए हमने 2। नेक्स्ट वाले शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 डाल जा सकते हैं, ये हमने डाल दिए 8। अब आपके पास बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने कर दिया, आपके पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड वाले में 8 चले गए, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, 8 तो जा ही सकते हैं ना, 18 है, थर्ड वाले का तो हम लिमिट जो है वो क्या है? 18 है। और अगर थर्ड वाला शेल एंड में आता है तो उसकी लिमिट कितनी हो जाती है? 8। तो दोनों हिसाब से ये तो करेक्ट ही है, 8 तो है ना। वैसे थर्ड वाले शेल की जो मैक्सिमम लिमिट है इलेक्ट्रॉन की वो 18 है, 18 जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड शेल, हमने कल क्या बताया था, अगर थर्ड शेल आपका एंड में आ रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, फिर मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी। ऑल राइट, नेक्स्ट 27 का देखें, 27 का कितना होगा? आप लोग ट्राई कीजिए, 27 का कितना होगा? देखो 27 है, सबसे पहले फर्स्ट शेल में 2 डाल दिए, सेकेंड शेल में 8 डाल दिए। अब आपके पास में कितने बचे? अब आपके पास में बचे हैं टोटल 2 और 8 डालने के बाद आपके पास अब बचे हैं 17। अब आपके पास बचे हैं 17। ऑलराइट, 17 अगर बचे हैं तो अगर मैं 17 को सीधे सीधे ऐसे डाल दूं, ये सही है क्या?
17 को मैं, क्योंकि थर्ड शेल की जो लिमिट है वो तो 18 होती है, तो ये तो 17 आ सकता है, नहीं आ सकता। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर थर्ड शेल एंड में आ रहा हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद थर्ड शेल एंड में आ रहा है, जब थर्ड शेल एंड में आ रहा हो तो उसकी जो लिमिट है वो 18 से कम होकर 8 ही रह जाती है, 18 नहीं होती है। तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। ऑल राइट, 2 8 18 1, this is your electronic configuration of 27. 10 plus 8 18, ठीक है, 18 plus 8 26 and 26 and 1। ये थर्ड और फोर्थ दोनों शेल का ही रूल है कि अगर आपके अंदर इनके ये थर्ड या फोर्थ शेल एंड में आ रहे हैं तो इनका जो इनका जो लिमिट है वो 8 रह जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द 12th वन। ये 12 के अंदर कितना होगा, ये तो ईजी है, इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा। 12, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए फर्स्ट शेल के अंदर, फिर अगले जो इलेक्ट्रॉन है बचे कितने आपके पास में 10, 10 में से 8 आ जाएंगे सेकंड वाले के अंदर, बचे कितने 2, 2 तो आ ही सकते हैं इसके अंदर, ये आ गए, ठीक है, आ गए। ऑल राइट, नेक्स्ट 35। 35 का अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए फर्स्ट के अंदर, उसके बाद में नेक्स्ट जो 8 है वो आ गए सेकंड के अंदर, बचे कितने आपके पास में, बचे आपके पास में 8 और 10, 10 तो रह गए, बचे आपके पास में 25। 25 अगर बचते हैं उसमें से 18 जो है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब की बार थर्ड शेल जो है वो एंड में नहीं आ रहा है, जब आप नॉर्मली रूल के हिसाब से करोगे 2 8 18 32 मानकर उसके हिसाब से बिना कोई एक्सेप्शन के, तो आपका जो थर्ड शेल है वो एंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 8 18 टोटल कितने हुए अभी तक, काउंट कर, टोटल हुए अभी तक 28 हुए हैं, 28 हुए हैं, इसका मतलब अभी बच्चे कितने हैं और 2 8 18 आपके पास में इतने बचे हैं, इसका मतलब अभी भी आपके पास में और कितने बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहां पर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो क्योंकि देखो यहाँ पर हमको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका थर्ड शेल जो है वो एंड में आ ही नहीं रहा है, अगर एंड में नहीं आएगा तो फिर उसकी लिमिट 8 ही नहीं रखो। ये जो हम लोग ऐसे करते हैं ना 8 वाला, ये कब करते हैं, जब आपका थर्ड शेल जो है वो एंड में आ रहा हो या फोर्थ शेल आपका एंड में आ रहा हो, ठीक है। तो उस केस में हम लिमिट जो है वो 18 से कम करके 8 पर ले आते हैं, 32 से कम करके 8 पर ले आते हैं, ठीक है। 23 की बात करती हूँ अब मैं। 23 का कैसे करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बचे हैं हमारे पास में 13 और, नहीं, थर्ड शेल में 13 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। थर्ड शेल अगर एंड में आ रहा है, अगर लास्ट के अंदर वो शेल आ रहा है तो उसकी लिमिट जो है वो कितनी हो जाती है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो जाती है, फिर आप उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। यहाँ हमने ऐसा नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर तो थर्ड शेल वैसे भी एंड में नहीं आ रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पर थर्ड शेल एंड में आ रहा है, और जैसे ही थर्ड शेल एंड में आए तो आप इसकी लिमिट को 18 से हटाकर 8 कर दोगे और बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए नया शेल बना दो आप, ठीक है। तो 2 8 18, 5 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स में डाल दूंगी यहां पर। ऑलराइट, कोई इशू, ठीक है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी समझ ली है। अब इन्हीं से मैं शुरुआत इजी से करती हूं। हम लोग को देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है। जैसे मैं वही 12 एकदम छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, कोई चलो और छोटा ले लूँ, तो मैं 6 एटॉमिक नंबर का ले रही हूँ, 6 लिया मैंने एक, फिर और उससे बड़ा मैं ले रही हूँ थोड़ा 12 ले लिया, फिर एक और मैंने बड़ा ले लिया 17 ले लिया। ये 3 एग्जाम्पल्स मैं ले रही हूँ, ये एटॉमिक नंबर है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा मैं करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 7 ले लेते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 का हो जाएगा 2 5, ठीक है। कोई गलत किया मैंने, सही है, ओके। 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करूं, 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 2, ठीक है। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 2
8 7, ऑलराइट, 2 8 7, ये हो गया। अब देखो, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे निकालते हैं किसी एटम की। पहली बात तो ये होते क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं डेफिनेशन यहां पे लिख रही हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। आपके लास्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। तो सब जरा एटम को देखो आप, ठीक है, इसके लास्ट शेल मतलब एंड वाले शेल के अंदर कितने एटम इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। यहां पर इसके अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो इसके लास्ट शेल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो ये तो कोई इतना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस आपको ये देखना है और कुछ नहीं देखना है। वैलेंसी का ध्यान रखो, वैलेंसी के थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंसी। पहली बात तो वैलेंसी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वैलेंसी को हम कहते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is its valency। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कोई एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की उसकी कैपेसिटी या उसकी ताकत कितनी है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब इससे आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे इसकी ताकत आप कैसे देखोगे कि कितना कंबाइन हो सकता है, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है, किससे कितना कंबाइन हो सकता है, ये वो उसको समझो आप। देखो, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, कोई भी एटम जो है ना वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है। स्टेबल वो कब रहेगा, जब उसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भर जाएंगे। पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरने का मतलब क्या है, अगर उस एटम के अंदर, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूं मैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1, ठीक है। तो इसका तो आप क्या ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो किसमें है, फर्स्ट शेल में, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ यही है 1, ठीक है। लेकिन फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये अपने शेल को पूरा भरने की कोशिश करेगा, जब ये भर जाएगा तब ये स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन अभी स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये स्टेबल, जितने भी ये रिएक्शंस जो होती हैं, ये एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर क्यों रहे हैं, ये जो कंपाउंड्स बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको स्टेबल होना है। इनके पास में पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, इनके जो शेल्स हैं वो भरे हुए नहीं हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारे शेल भर जाएं और उसके बाद में हम एकदम स्टेबल हो जाएं और हमको कोई भी फिर कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठे रहें, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हाइड्रोजन ये चाहेगा कि वो एक और इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, और अपने आप को पूरा फिल कर ले, तब वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकता है, हाइड्रोजन को 2 अगर यहां पर बनाना है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा या फिर अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर दे देगा। अगर हाइड्रोजन से कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही तो हम इन्हीं एटम्स की बात करते हैं, हमने ऊपर जो देखा है। नाउ इसकी बात करती हूं मैं 7, ठीक है, 7 जो ये आपका है नाइट्रोजन, दिस इज योर नाइट्रोजन, ऑलराइट। अब नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो आप देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 5, ठीक है। तो इसका फर्स्ट शेल तो भरा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट शेल तो भरा हुआ है और सेकंड शेल जो है उसके अंदर आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकंड शेल है वो 5 है, मतलब ये अनस्टेबल है, सेकंड शेल पूरा भरा हुआ नहीं है। सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके पास में, नाइट्रोजन के पास में 2 ऑप्शन है स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए 2 ऑप्शन क्या है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, देखो 2 ऑप्शंस क्या है मैं लिखती हूं, क्या करेगा ये, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, ठीक है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा
तो क्या हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और जो सेकंड शेल है उसका वो पूरा पूरा भर जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है उसके पास में। या फिर वो क्या करे, अपने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, बाहर किसी को दे दे, ठीक है, या फिर अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे। अब जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो आपका सेकंड शेल पूरा खाली हो जाएगा, और खाली शेल को एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो पूरा शेल ही गया। तो आपके पास में सिर्फ कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स में फिर क्या है, स्टेबल ही है, क्योंकि फर्स्ट शेल तो भरा हुआ है ना, सेकंड शेल तो है ही नहीं, पूरा गया। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है उसके पास में। अब दोनों में से आपको क्या आसान लग रहा है? एक तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक 5 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ज्यादा आसान ये है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। 5 देने से अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ये ज्यादा बेटर है ना। तो देखो इसी पर हम बोलते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। इसका मतलब क्या है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब कोई एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तब हम उसकी वैलेंसी को क्या कहेंगे, हम उसकी वैलेंसी को कहेंगे नेगेटिव वैलेंसी। जब इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, इसको मैं तो बचपन में ऐसे याद करते थे हम लोग कि अगर कोई जो लेने वाला होता है वो गंदा होता है, मतलब नेगेटिव, ठीक है, और देने वाला है वो अच्छा है, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, लेने वाला गंदा नेगेटिव, देने वाला अच्छा पॉजिटिव। तो सिंपल है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है ये, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो इसकी वैलेंसी हो गई माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो गई -3। बस इस तरह से आपको निकालना है। आपको स्टेबल बनाने के लिए 2 ऑप्शन आप बना दो, ठीक है, दोनों में से कौन सा आसान है उसको चूज कर लो। आसान अगर आपको पता चल गया, उसके बाद में आप देख लो क्या इजी है। ठीक है ना, जैसे मैं एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसकी बात करती हूं मैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, यहां पर 282 फर्स्ट शेल भरा हुआ है, सेकंड शेल भरा हुआ है, थर्ड शेल खाली है। अब थर्ड शेल को पूरा भरने के लिए इसके पास में 2 ऑप्शन है। इसके पास में 2 ऑप्शन क्या है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले। 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेते ही इसका थर्ड शेल जो है वो पूरा भर जाएगा, 288 हो जाएगा, है ना। या फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। अब फिर आपको कौन सा आसान लग रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, ले, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। क्या आसान लग रहा है आपको? आसान ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, आराम से सिर्फ 28 बचेगा, वो पूरा भरा हुआ ही है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज्यादा आसान है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स का ना लेना देना करना ना ज्यादा इजी होता है। जहां पर आपको कम इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए ना, 6 और 2 में कम कौन है, 2 है, तो 2 वाला ही चूज करो, आप हमेशा यही करो, कम वाला ही चूज करो। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना इज बेटर ऑप्शन। अब अगर दे रहा है तो पॉजिटिव, और कितने दे रहा है, 2 दे रहा है, तो +2, ये होगी इसकी वैलेंसी। ठीक है, तो इस तरह से देकर ये कंबाइन करेगा ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी को क्या कह रहे हैं हम, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर या कितने इलेक्ट्रॉन्स देकर किसी कंपाउंड के साथ में, ये किसी एलिमेंट के साथ में ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब -3 वैलेंसी का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कंबाइन करेगा, और +2 वैलेंसी का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन देकर ये कंबाइन करेगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं अब हम लोग। इसके अंदर क्या है, 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब फर्स्ट शेल भरा हुआ है, सेकंड शेल फिल्ड है। थर्ड शेल की अगर मैं बात करूं तो थर्ड शेल के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको भी स्टेबल होना है, कंबाइन करना है। स्टेबल होने के लिए कहां जाए, किस दूसरे एटम के पास जाएगा, किस दूसरे एलिमेंट के पास में, या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा या उससे ले लेगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए इसके पास फिर 2 ऑप्शंस है, या तो ये अपने 7 के 7 1 इलेक्ट्रॉन को ले ले, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 7 से 8 बन जाएंगे, बस ये हो गया फिर तो। या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे स्टेबल होने के लिए, तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, थर्ड शेल पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा 28, स्टेबल हो जाएगा। अब फिर दोनों में से क्या आसान लग रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना से अच्छा है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना ही तो है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये ज्यादा आसान है इसके लिए। ठीक है, लेना मतलब नेगेटिव, और कितना ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -1। ऑलराइट, सो इस तरह से आप लोग वैलेंसीज को निकालेंगे। एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा इनकी वैलेंसीज निकालने का। मैं इनको ऊपर वाले क्वेश्चंस रफ करके कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूं। ये तो मैंने आपको समझा दी, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जिनको आप कीजिए। सबसे पहले मैं दे रही हूं
8, 18 और 15। सबसे पहले 8 का ट्राई कीजिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और वैलेंसी कितनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने हैं, और वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी जो भी मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो ये सब निकालने के लिए आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं तीनों का जरा, ठीक है। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 6। अब मैं फटाफट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग को अब समझ में आ गया है, तो आप लोग कर लोगे। 2 6। 18 का कितना हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 2 8 8, काउंट कर लो, पूरा 18 ही है, ठीक है। 15 का कितना हो जाएगा, 2 8 5। 15 का हो गया 2 8 5, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो लास्ट शेल में प्रेजेंट है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें हो गए 6, इसमें हो गए 8, इसमें हो गए 5, ठीक है। वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी की बात करें तो 2 6 जो है, इसके अंदर बात करें, इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना आसान है। अब अगर ले रहा है तो नेगेटिव, और कितने ले रहा है, 2 ले रहा है तो -2, ठीक है। इसकी बात करें, इसमें तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको 2 8 8 पूरे फिल्ड है, कोई ना किसी के ले आने की जगह है ना किसी के जाने का कोई जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है ये। ऐसे जो एलिमेंट्स है ना, ये जब आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ऐसे एलिमेंट जिनमें ना कुछ लेने की जरूरत है ना कुछ देने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, उनको इनर्ट सब्सटेंसेस या नोबल गैसेस कहते हैं। ये इनर्ट सब्सटेंसेस जो हैं, ये इनर्ट सब्सटेंसेस किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इनर्ट। इनर्ट मतलब ये किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करते। आखिर करेंगे भी क्यों, कोई भी एटम जो है, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता क्यों है किसी के साथ में, कंपाउंड बनाता क्यों है, ताकि वो स्टेबल हो सके। ये उनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी वमी होती है, इनको स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो है, वो कोई भी एटम जो है वो कंबाइन करता है किसी और के साथ में। ये ऑलरेडी अपने अच्छे खासे स्टेबल बैठे हुए हैं, तो ये किसी के साथ में क्यों रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको कहते हैं नोबल। इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है, मतलब कोई कंबाइन को करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें हम लोग, इसकी बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 8 5। 5 मतलब या तो 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या 3 को ले ले। 3 को लेना कम वाला आसान है, तो ले रहा है मतलब नेगेटिव, और 3 कितने दे रहा है, 3 ले रहा है तो मतलब -3 इज योर वैलेंसी। सो आई होप ये अभी का जो ये सेशन है, इसके अंदर आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो आई गेस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।